Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students, we are continuing our lectures of novel Mr. Chips today. It's Mr. Chips chapter number 15. You have read in the previous chapters that Mr. Chips rejoined during the World War I on the request of Charteris. Mr. Chips rejoined Brookfield and he started working as a teacher. He taught the same old lesson, Latin and Greek, etc. And he was once again very much popular among the students. Now, this is the continuity of World War I and continuity of his job for the second time. Mr. Chips teaching during the war. जंग चल रही है, बॉम्बिंग शेलिंग हो रही है, बाहर ब्रूकफील्ड की बिल्डिंग पूरी हिल रही है और मिस्टर चिप्स उस दौरान में अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं. आइए देखते हैं कैसे. चिप्स टीचिंग लैटिन टू द लोअर फोर्थ क्लास. चिप्स जो है वो सब फोर्थ क्लास के सबसे निचले दर्जे को लैटिन पढ़ा रहे थे और ये स्कूल हाउस में पढ़ा रहे थे. इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट. ये काफ़ी मजबूत बनी हुई थी. एंड इट वॉज एज अ गुड डग आउट एज ब्रूकफील्ड कुड ऑफर. इतनी अच्छी खंदक की तरह से थी क्योंकि इसकी बुनियादें बहुत मजबूत थी, बहुत नीचे थी, ऊपर से चीज़ें गिरती भी तो ये काफ़ी मजबूत बनी हुई थी. तो इतनी अच्छी थी जितनी अच्छी स्कूल में कोई और खंदक हो सकती थी. Then there was air raid warning. विसल बजाया गया, वार्निंग दी गई कि हवाई हमला हो रहा है. And almost at once, suddenly the guns began roaring and there was a lot of shelling around. फौरन गन गरज शुरू हो गई, बमों के टुकड़े उड़ने लग गए. तो चिप्स थॉट टू स्टे वेयर ही वाज with the class instead of moving away for the dugout. चिप्स ने सोचा कि जहाँ वो मौजूद है वहीं रहे because the building was prettily solidly built and it was a good dugout. तो उसने वहाँ से मूव करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि एयर रेड वार्निंग के फ़ौरन बाद ही शेलिंग और बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी. तो चिप्स जहाँ मौजूद था वहीं रहा और अपनी क्लास को लैटिन का लेसन पढ़ाता रहा. लेकिन अब क्या था, चूंकि बाहर गन गरज शुरू हो गई थी तो उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउडर कर लिया और ऊंचा बोलना शुरू कर दिया. डेफिनेटली द स्टूडेंट्स वर वेरी एंग्शियस. हर क्लास के स्टूडेंट का ये मुसीबत होती है उनको कि वो बाहर से आने वाली आवाज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बनिस्बत अंदर के. और दूसरा चूंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो एंग्जाइटी वैसे ही बहुत ज़्यादा थी. एवरीबॉडी वॉज एंग्शियस फॉर द सेफ्टी. तो बाहर से जब शोर शराबा आ रहा था, बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब थे, तो उसने कहा, यंग रॉबस्टर, you might think the matter of Caesar in the goal are no more important at this critical moment of the war, this critical moment of the time, but you will see that these matters are always fresh and always memorable for every next generation. रॉबर्टसन, देखो परेशानी, अगर तुम्हें लगता है कि इस क्रिटिकल मौसम हालात में बाहर जंग चल रही है, जानों की पड़ी हुई है, बहुत मुसीबत है, परेशान है, तो आपको लगता है कि गॉल जो हम पढ़ रहे हैं लैटिन की बुक, उसमें सीजर के जो वाक़यात हैं, सीजर इन गॉल बुक है, सब्जेक्ट है, उसमें सीजर वॉर के ये वाक़यात पढ़े थे, तो आपको लगता है हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं. फिर उसने कहा चीज़ें सिर्फ इसलिए अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती कि कोई स्टिंक मर्चेंट जो है वो नए नए शरारतें और नए नए फितने ईजाद कर रहा है. सारी क्लास हंसने लग गई. अब स्टिंक मर्चेंट जो है वो बदबू का सुदागर, अमूमन बारूद गोली जब ये चलती है तो उसमें बड़ी पोटाश की बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, तेज सी. तो एक साइंस मास्टर था ब्रूकफील्ड में, उसका नाम था बोरो. मेडिकली अनफिट था, लीन था, थिक सा, कमज़ोर सा साइंस मास्टर था और उसका एक्चुअल नाम बोरो था, लेकिन स्टूडेंट जो है वो उसको शरारत से कहते थे स्टिंक मर्चेंट. बीमार रहता था, लागत दुबला पतला सा था, तो हो सकता है उसके पास स्मेल आती हो, या वैसे भी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं, लैब के अंदर रहते हैं, साइंस लैब के अंदर, तो उनके पास से केमिकल की स्मेल भी आती रहती है. तो बोरो को पूरे स्कूल में स्टिंक मर्चेंट कहते थे, उसका निक नेम पड़ गया था. तो उसने बच्चों की स्पिरिट बरकरार रखने के लिए, बच्चों की अटेंशन हासिल करने के लिए चिप्स ने कहा कि कोई चीज़ इसलिए मुर्दा या बेकार नहीं हो जाती कि कोई बदबूदार चीज़ों का सुदागर नए फितने ईजाद कर लेता है. चीज़ें इसलिए गैर अहम नहीं हो जाती. बच्चे हंसने लग गए, उनकी बाहर से जो अटेंशन थी बाहर शोर शराबे की तरफ कम हो गई, थोड़ा जोली मूड में आ गए, परेशानी भी कम हो गई. उसने कहा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेसन दिया मिस्टर चिप्स का, ये बहुत ही अहम लेसन है और आप लोगों के लिए भी है. इफ इट इज़ अवर फेट टू डाई,
लेट अस डाई डूइंग समथिंग अप्रोप्रिएट। अगर हमारे मुकद्दर में मर ही जाना लिखा है तो हम बेकार चीज़ों में क्यों पड़े, आइए कुछ हम अच्छा करते हुए मरे ताकि खुदा के यहाँ हमारे दर्जात बुलंद हो। ये कहते हुए उसने लोग बच्चों का हौसला बरकरार रखा। फिर उसके बाद इम्प्लाइंग समथिंग, उसके बाद इसने मारेंट से कहा कि कोई वॉलंटरीली खुद इस कंस्ट्रक्ट करेगा, इसकी तशरीह करेगा, जो स्टेटमेंट या जो इबारत या जो सबक पढ़े थे इसकी तशरीह या इसकी वजाहत बुलंद आवाज में करेगा। तो मारेंट एक चबी सा नोटी सा डेंटलेस लड़का था, उसने कहा मैं करूँगा जी, और उसने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। जीनस पुकॉट बॉक इरेट पुमा, जीनस बॉक इरेट पुंगा या पुमा, ये स्टेटमेंट है लैटिन की। इस तरह जर्मनों ने खुद को लड़ाई में मसरूफ रखा हुआ था। वो जो लैटिन के लेसन्स पढ़े थे गॉल के अंदर, उसमें ये फिक्रा या ये वाक़या या ये बात चल रही थी कि ये वो तरीका था जिसके ज़रिए से जर्मनों ने खुद को लड़ाई में बिला वजह मसरूफ रखा हुआ था। और सारी क्लास हैरान रह गई हैं, हम इतनी पुरानी ज़ुबान पढ़े, हम इतना पुरानी हिस्ट्री के लेसन पढ़े लैटिन के, और हमें बोरिंग से लग रहे थे। इसमें भी आज के हालात के तनाजुर में बातें लिखी हुई हैं, तो बच्चों की स्पिरिट जो है वो बरकरार रही, बच्चे खूब हंसे। और बाद में जाके ये स्टोरी जो है वो टोल्ड एंड रीटोल्ड विद एम्बेलिशमेंट बढ़ा चढ़ा के बयान की। अरे चिप्स ने तो बुक में से जर्मनों की लड़ाई का तरीका भी ढूंढ लिया, चिप्स ने तो हमें लड़ाई के मुतल्लिका ही पढ़ाया था और वो मसरूफ रहे। इसी दौरान में 11 नवंबर 1918 में 1914 में वार स्टार्ट हुई थी, 1918 में ये एंड हो गई थी। 11 नवंबर 1918 को सीज फायर हो गई, जंग खत्म हो गई। तो पूरी हॉलीडे दी गई, ब्रुकफील्ड में पूरा दिन की छुट्टी दी गई और किचन स्टाफ से कहा गया कि खूब शानदार सा बड़ा सा खाना इनको प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों ने खूब सिंगिंग की, खूब उन्होंने फाइटिंग की, ब्रेड फाइट की, रोटी खाने के मुकाबले किए, ये सब कुछ किया। तो एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 11 नवंबर 1918 में जब हॉल के अंदर शोरों होगा था, अप्रोर था, शोर शराबा था, ब्रेड फाइटिंग चल रही थी, सिंगिंग चल रही थी, तो चिप्स अंदर आया अचानक। सॉरी, देयर वाज अ सडन हश, खामोशी छा गई। जैसे आप हंस रहे हो, गप्पे शप्पे लगा रहे हो, तो आपका सीनियर या आप स्कूल का हेड आ जाए तो आप एकदम से चुप करते हो। तो देयर वाज अ सडन हश, सब बिल्कुल चुप हो गए। एंड देन देयर वाज अ चीयरिंग, सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी चिप्स को। चिप्स बिकेम द सिंबल ऑफ विक्ट्री, लोगों ने कहा कि चिप्स जो है वो फतेह की अलामत बन गया है। सब उसके लिए फिर चुप हो गए। चिप्स डाइस की तरफ आया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, सबने उसके लिए एहतरामन डाइस की जगह खाली कर दी, खामोशी से उसको सुनने लगे। चिप्स वहाँ आया, मुस्कुराया, सर को हिलाया और चला गया। तो फिर बहुत सारी 3 चीयर्स फॉर चिप्स, हिप हिप हुर्रे गाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि चिप्स जब उस हॉल में आया था तो रास्ते में आते हुए से फिर से ठंड लग गई और वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद इसी शाम में 11 नवंबर की शाम में जब वो मिसेस विकेट यहाँ वापस जा रहा था तो अपना रेजिग्नेशन जो है वो छोड़ के गया कि अब मैं दोबारा से इस्तीफ़ा देता हूँ। पहला इस्तीफ़ा उसका 1913 में हुआ था, दूसरा इस्तीफ़ा उसका दोबारा 1918 में। द ड्यूरेशन वॉज ओवर, वो ड्यूरेशन जो दोबारा से उसे मिला था वो भी अब ख़त्म हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट मिस्टर चिप्स। अब इसकी एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर में बुक के पीछे आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताती हूँ कि आपने उनको किस तरह से और क्या तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग द शेलिंग। शेलिंग के दौरान में चिप्स ने अपनी क्लास कैसे ली। चिप्स रिमेन काम ड्यूरिंग द शेलिंग, शेलिंग के दौरान चिप्स बिल्कुल खामोश रहा। ठीक है। ही कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ द बॉयज, ही keep up the spirit of the boys. He continued teaching in the light voice, and he even found some phrase to show the ways how German fought. In this way, he continued to take up his class during the shelling. Number 5, why did Chips not run for the dugout while there was lot of shelling? बाहर बहुत सारी shelling हो रही है तो चिप्स उस कमरे से dugout या खंदक की तरफ क्यों नहीं पहुंचा। Chips was taking his class in the ground floor. It was pretty solidly built. It was as good dugout as school could offer. So there was no need to move out in falling shelling. Shelling के दौरान में बाहर जाने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि चिप्स जहाँ क्लास ले रहा था वो काफ़ी मजबूत थी और वो खंदक की तरह से ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है whom did Chips call stink merchant और क्वेश्चन नंबर 9 है who was Burrow। दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता है आपको इसका आंसर दोनों के आंसर्स को मिला के लिखना है। whom did Chips call the stink merchant? The scientists who invented bomb in their science labs are called stink merchant by the
chips. The scientists who invented bombs in their labs were called stink merchant by the scientists. اور نیچے والا ہے was Burrow, اور اس کا آنسر بھی لکھو گے in Brookfield. Burrow was a lean, medically unfit science master who was nicknamed as stink merchant. بروکفیلڈ میں برو ایک دبلا پتلا میڈیکلی انفٹ سائنس ٹیچر تھا اور اس کا نک نیم تھا اسٹنک مرچنٹ. چاہے برو کا کوشچن آئے whom did chips called a stink merchant, آپ نے آنسر دونوں کا ملا کے لکھنا ہے, اسی ترتیب سے لکھنا ہے. پہلے 8 والے کا آنسر, اس کے بعد 9 والے کا آنسر. 9 والے کے آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے ہی سے, آپ نے ہی کاٹ کے لکھ دینا ان بروکفیلڈ کوما, اور پھر برو کا نام لکھ دینا ہے برو کوما واز, اور اس کے بعد آگے سارا آنسر لکھو گے آپ. Question number 13. What was happening to the building of Brookfield during shelling? جب بمباری ہو رہی تھی تو بروکفیلڈ کی بلڈنگ کو کیا ہو رہا تھا؟ آپ اگر سڑک کے قریب رہتے ہیں یا آپ ریلوے ٹریک کے قریب رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب گاڑیاں یا کوئی چیز قریب سے گزرتی ہے, ٹرین گزرتی ہے, تو زمین باقاعدہ ہلتی ہے, اور اگر زیادہ شور ہو, زیادہ دھماکہ ہو, اچانک سے ٹائر برسٹ ہو جائے تو آپ کا گھر بھی یہ جہاں بیٹھے وہ زمین ہلنے لگ جائے گی. جب بروکفیلڈ کے ارد گرد شیلنگ ہو رہی تھی تو whole building of the Brookfield shook as if it was lifted off its foundation. پوری بلڈنگ ایسے ہلتی تھی جیسے اس کو اس کی بنیادوں سے ہی اوپر اکھاڑ دیا گیا ہو. Number 16. How did chips keep up the spirits of the boys during shelling? شیلنگ کے دوران اس نے بچوں کا جذبہ, کام کرنے کا جنون یا حوصلہ کیسے برقرار رکھا؟ Number 1. He remained calm during the shelling. خود پرسکون رہا شیلنگ کے دوران میں. آپ کو جب کوئی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے تو آپ بڑے کی طرف دیکھتے ہو, ماں ہے, بڑا بہن بھائی ہے, ٹیچر ہے, تو اگر وہ آپ کو حوصلہ تسلی دینے والا ہے, آپ کو مینج کرنے والا, تو آپ کی ٹینشن کافی حد تک ریلیز ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے چپس himself remained calm during the shelling. خود بھی خاموشی سے, سکون سے رہا. He continued teaching the student. He made little jokes and he even found a phrase to show the way how German fought. In this way he keep up the spirits of the boys during the shelling. The next question is, what happened on 11 November 1918, or how did Brookfield celebrate the end of the war? 11th November 1918 was the day when First World War ended. There was a whole holiday in the Brookfield. Kitchen staff was asked to provide the large meal. There was singing, cheering and bread fighting on 11th November 1918. 11 نومبر 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی تھی. پورے اسکول میں پوری چھٹی تھی. بروکفیلڈ کے اندر کچن سٹاف کو کہا گیا تھا بڑا سارا دعوت یا ضیافت کا اہتمام کریں, اور پھر وہاں بچوں نے سنگنگ کی تھی, چیئرنگ کی تھی اور بریڈ فائٹس کی تھی. What happened when chips came into the hall during the uproar of the celebration at the end of the World War 1? ورلڈ وار 1 کے اینڈ ہونے پہ 11 نومبر 1918 کو جب ہال کے اندر سیلیبریشن تھی, چپس آیا تو کیا ہوا؟ When chips came in the hall, there was sudden hush, then there was singing and there was clapping. Chips entered into the hall. He smiled and he went away. He was the symbol of victory. This is all about chapter number 15. Mr. Chips کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے, سینونیمز یاد کرنے ہیں اور ان کوسچنس کے آنسرز یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مسٹر چپس کا اگلا چیپٹر پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.